चलिए देखते हैं इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी क्लास 10 के 4 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम देखेंगे। आज के विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने बहुत और वस्तु और सेवाओं के विस्तृत विकल्प है हमारे सामने रखा जाता है। और विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फोन और टेलीविजन के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं और हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल दिखाई देते हैं। और वे दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारें ही दिखाई देती थी। और आज भारतीय विश्व की लगभग सभी शीर्ष कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं और अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जाती है। हमारे सामने ये सारी उपलब्ध अनुसाधनें होती हैं, बहुत सारे विकल्प भी होते हैं, कमीजों से लेकर टेलीविजन और प्रसंस्कृत फलों के रस तक हैं। और हमारे बाजारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलती होगी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया और हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस तरह प्रभावित कर रहे हैं? इस अध्याय में इन्हीं प्रश्नों पर हम विचार करेंगे। तो चलिए देखते हैं अंतर्देशीय उत्पादन के बारे में। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था और इन देशों की सीमाओं को लांघने वाले वस्तुओं में जैसे केवल कच्चा माल और खाद्य पदार्थ और तैयार उत्पादन ही होते थे। भारत जैसे उपनिवेशों में कच्चा माल एवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात भी होता था। व्यापार ही दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था और यह बड़ी कंपनियों, जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है, उसके परिदृश्य पर उभरने से पहले का युग था। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन प्रदेशों में कार्यालय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित भी करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम मिले एवं अन्य संसाधन में मिल सके, वहां अपने कार्यालय स्थापित करती है उन क्षेत्रों में। और उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां निम्न तरीके करती है, जिसे हम इसी उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ एक है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन का विस्तार। तो औद्योगिक, थोड़ा समझ लें एक उदाहरण से, तो औद्योगिक के उपकरण बनाने वाले एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादन का डिजाइन तैयार करती है और उसी के पुर्जे चीन में भी निर्मित होते हैं और फिर उन्हें जहाज से लाद कर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है, जहां उपकरण के पुर्जों को जोड़ा जाता है और तैयार उत्पादन को विश्व भर में बेचा जाता है। इस बीच कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालित किया जाता है। और इस उदाहरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी केवल वैश्विक स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन विश्व स्तर पर कर रही है और परिणामतः उत्पादन प्रक्रिया क्रमशः जटिल ढंग से संगठित होते हैं। उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागों में विभाजित होते हैं और विश्व भर में फैली हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरण में चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप अमेरिका और यूरोप के बाजारों से अपनी निकटता के कारण लाभप्रद है। भारत में अत्यंत कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझ सकते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। ये सभी चीजें बहुराष्ट्रीय कंपनी की लागत का लगभग 50 से 60% बचत कर सकती है। अंततः वास्तव में सीमाओं के पार बहुराष्ट्रीय उत्पादन प्रक्रिया के प्रसार में असीमित लाभ हो सकता है। और उसके बाद देखते हैं विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ने के बारे में देखते हैं। सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नजदीक हो और जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती है जो उनके हितों का देखभाल भी करती हो। आप बाद में इस अध्याय में सरकारी नीतियों के बारे में और अध्ययन करेंगे। इसके बारे में इन परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही
बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन के लिए कार्यालय और कारखानों की स्थापना करती है। परिसंपत्ति जैसे कि भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को भी निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाभ अर्जित करेगी। और कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन भी करती है। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनियों को दोहरा लाभ होता है। और पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन उत्पादन कर सकती है, जैसे कि तीव्र उत्पादन के लिए मशीनें खरीदने के लिए। और दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी अपने साथ ला सकती है। और लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम सस्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना है और उसके बाद उसका उत्पादन का प्रसार करना है। अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां यह आसानी से कर सकती है। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल फूड्स ने फरक फूड्स जैसी छोटी भारतीय कंपनियों को खरीद लिया और फरक फूड्स ने भारत के विभिन्न भागों में एक बड़ा विपणन तंत्र तैयार कर दिया था, जहां उसके ब्रांड काफी प्रसिद्ध थे। फरक फूड्स के 4 तेल शोधक केंद्र भी थे, जिस पर अब कारगिल का नियंत्रण हो गया है। अब कारगिल 50 लाख पैकेट प्रतिदिन निर्माण क्षमता के साथ भारत में खाद्य तेलों की सबसे बड़ी उत्पादन कंपनी है। वास्तव में कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से भी अधिक है। और ऐसी अपार संपत्ति वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शक्ति और प्रभाव पर भी विचार करेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती है कि विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादों को उत्पादन का बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंत्रित करती है। जैसे विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देते हैं। और जैसे वस्तु, जूते, चप्पल एवं खेल के सामान जैसे उद्योग है, जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादकों की आपूर्ति की जाती है, फिर उन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेची जाती है। और इन बड़ी कंपनियों में दूरस्थ उत्पादकों के मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति और श्रम शर्तों का निर्धारण करने की प्रचंड क्षमता भी होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई तरह से अपने उत्पादन कार्य का प्रसार भी कर रही है और विश्व के कई देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ पारस्परिक संबंध स्थापित भी कर रही है। स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति किए गए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनी दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही है। और परिणामतः दूर दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो गया है। और उसके बाद देखते हैं विदेश व्यापार और बाजारों का एकीकरण के बारे में। लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन्न देशों की आपस में जोड़ने का एक मुख्य माध्यम रहा है। इतिहास में आपने भारत और दक्षिण एशिया को पूर्व और पश्चिम के बाजारों से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों और इन मार्गों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा। और आपको यह भी याद होगा कि व्यापारिक हितों के कारण ही व्यापारिक कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर आकर्षित हुई थी। आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियादी कार्य क्या है? सरल शब्दों में कहा जाए तो विदेश व्यापार घरेलू बाजारों अर्थात अपने देश के बाजारों से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। उत्पादक केवल अपने देश के बाजारों में ही अपने उत्पाद नहीं बेच सकते, बल्कि विश्व के अन्य देशों के बाजारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे देश में उत्पादित वस्तुओं के आयात में खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादों के अन्य विकल्पों का भी विस्तार होता है। और जैसे कि भारत में चीन के खिलौने के बारे में कहानी के हिसाब से देख लें तो चीन के एक उदाहरण के हिसाब से चीन के विनिर्माताओं को भारत में खिलौने निर्यात करने के एक अवसर का पता चलता है। और वहाँ जहाँ खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे थे, वे भारत को खिलौने निर्यात करना आरंभ करते हैं। और अब भारत में खरीदारों के पास भारतीय और चीन खिलौने के बीच चयन करने का विकल्प है। सस्ते दामों एवं नवीन डिजाइनों के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाजारों
बाजारों में अधिक लोकप्रिय भी हो गई है। एक वर्ष में ही खिलौने की 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौने के स्थान चीनी खिलौने ने ले लिया है। अब भारत के बाजारों में खिलौने पहले की तुलना में सस्ते हो गए हैं। यहाँ क्या हो रहा है, व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत के बाजारों में है और भारतीय और चीनी खिलौने की प्रतिस्पर्धा में चीन के खिलौने बेहतर साबित हुए और भारतीय जो खरीदारों के समक्ष कम कीमत पर खिलौने के अपेक्षाकृत अधिक विकल्प हो गए और इससे चीन के खिलौने निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर भी प्राप्त हुआ। इसके विपरीत भारतीय खिलौने निर्माताओं को हानि भी होती है क्योंकि उनके खिलौने कम बिकते गए और सामान्य व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाजार से दूसरे बाजार में आवागमन भी होता है। बाजार में वस्तुओं के विकल्प भी बढ़ता है। दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य एक समान होने लगता है। अब दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से हजारों मील दूर होकर भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। इस प्रकार विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायता देता है। उसके बाद देखते हैं वैश्वीकरण क्या है। विगत 2-3 दशकों से अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व में उन स्थानों को तलाश कर रही है जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हो और इन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो रही है। साथ ही विभिन्न देशों के बीच विदेश व्यापार में भी तीव्र वृद्धि हो रही है। विदेश व्यापार का एक बड़ा भाग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है, जैसे कि भारत में फोर्ड मोटर्स का कार संयंत्र अब केवल भारत के लिए ही कारों का निर्माण करता है। केवल भारत के लिए भारत के लिए ही कारों का निर्माण नहीं करता है, बल्कि वह अन्य विकसित देशों के लिए भी कारें और विश्व भर में अपने कारखानों के लिए कार पुर्जों का भी निर्यात करता है। इसी प्रकार अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्रियाकलाप में वस्तु और सेवाओं के बड़े पैमाने पर व्यापार शामिल होते हैं और अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेश से निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध एवं तीव्र एकीकरण की प्रक्रियाएं ही वैश्वीकरण है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं के निवेश और औद्योगिक की आदान प्रदान हो रहा है और विगत कुछ दशकों की तुलना में विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे का अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आए हैं। वस्तुओं, सेवाओं, निवेशों और प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का एक और माध्यम हो सकता है। यह माध्यम है विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन और प्रायः लोग बेहतर आय, बेहतर रोजगार एवं शिक्षा की तलाश में एक देश से दूसरे देश में आवागमन करते हैं। किंतु विगत कुछ दशकों में अनेक प्रतिबंधों के कारण विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। और उसके बाद हम देखते हैं वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिनके वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। जैसे कि विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई है और इससे लंबी दूरियों तक वस्तुओं की तीव्रतर आपूर्ति को कम लागत पर संभव हो पाया है। जैसे वस्तुओं के परिवहन के लिए कंटेनर के बारे में देखें, वस्तुओं को कंटेनर में रखा गया जिससे उन्हें जहाजों, रेलों, वायुयानों एवं ट्रकों पर बिना क्षति के लादा जा सकता है। उसके बाद कंटेनरों से ढुलाई लागत में भारी बचत भी होती है और माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति में भी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई है। परिणामतः वायु मार्ग से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संभव हुआ है। उसके बाद इससे भी अधिक उल्लेखनीय है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास भी हुआ है। वर्तमान समय में दूर संचार, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी दूर गति से परिवर्तित हो रही है। दूर संचार सुविधाओं जैसे टेलीग्राम हो गया, टेलीफोन, मोबाइल फोन एवं फैक्स हो गया, इसका विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों में संवाद करने में प्रयोग भी किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों द्वारा सुगम हुई है। जैसे कि आप जानते होंगे जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटरों का प्रवेश हो गया है। अपने कंप्यूटर के चमत्कारी संसार में भी प्रवेश किया है और जहां पर जो कुछ भी आप जानते होंगे और जैसे कि
यहाँ पर एक कहानी के हिसाब से वैश्वीकरण में संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग में देखें, जैसे लंदन के पाठकों के लिए प्रकाशित एक समाचार पत्रिका की डिजाइनिंग और छपाई दिल्ली में की जानी है। पत्रिका का पाठ्य विषय इंटरनेट के द्वारा दिल्ली कार्यालय को भेज दिया गया और दिल्ली कार्यालय में डिजाइन दूरसंचार सुविधाओं का उपयोग करके लंदन कार्यालय में पत्रिका की डिजाइन के बारे में निर्देश प्राप्त करते हैं और डिजाइन तैयार करने का काम कंप्यूटर पर किया जाता है। छपाई के बाद पत्रिकाओं को वायु मार्ग से लंदन भेजा जाता है। यहाँ तक कि डिजाइन और छपाई के पैसे का भुगतान इंटरनेट जिसे हम ई बैंकिंग कहते हैं उसके द्वारा लंदन के एक बैंक से दिल्ली के एक बैंक को तत्काल कर दिया जाता है, माने भेज दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण के बारे में। हम भारत के चीनी खिलौने के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। अब मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौने के आयात पर कर लगाती है, तब क्या होगा? इसका अर्थ यह है कि जो वो इन खिलौने का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना होगा। कर के कारण खरीदारों को आयातीय खिलौने की अधिक कीमत चुकानी होगी। चीन के खिलौने और भारत के बाजारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उनका आयात स्वतः कम हो जाएगा। भारत के खिलौना निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है और इसे अवरोधक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती यानी नियमित करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था और देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य माना गया। 1950 और 1960 के दशकों में उद्योग का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती थी और इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीजें जैसे कि मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम का आयात की ही अनुमति दी है। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिए हैं और भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ में नीतियों के कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। यह महसूस भी किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करनी होगी और इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया। अतः विदेशी व्यापार विदेशी निवेश पर से अवरोधों को काफी हद तक हटा दिया गया। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता है और विदेशी कंपनियों यहाँ अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थी। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। क्या है? सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे ही उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिलती है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन के बारे में देखें। हमने देखा कि बहुत कुछ प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया। इन संगठनों का मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक हैं। कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए और देश के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां उदार बनानी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है और विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह दिखता है कि इन नियमों का पालन हो। विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधकों को हटाने के लिए विवश किया है। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादकों के व्यापार पर
वर्तमान बहस है, जैसे कि व्यापार व्यवहारों पर वाद विवाद में थोड़ा देख लें तो आपने अध्याय 2 में देखा कि भारत में अधिकांश रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र प्रदान करता है। इसकी तुलना में विकसित देशों जैसे कि अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा मात्र 1% और कुल रोजगार में केवल 0.5% है। फिर भी अमेरिका के कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोगों की अमेरिकी सरकार से उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं और इन भारी धनराशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकती है। अधिदेश कृषि उत्पादों को दूसरे देशों के बाजारों में कम कीमत पर बेचा जाता है, जो इन देशों के कृषकों को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि विकासशील देश विकसित देशों की सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधों को कम कर दिया, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नजरअंदाज कर दिया और अपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा। आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने को कहा, परंतु आप स्वयं यही काम कर रहे हैं। और क्या यह मुक्त और न्याय संगत व्यापार है? उसके बाद देखते हैं भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव के बारे में। विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है या पड़ा है, हम कुछ परिणामों के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे कि वैश्वीकरण और उत्पादकों स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बृहत्तर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अब अनेक उत्पादकों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। परिणामतः ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं और इन उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। पहला, विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की और जिसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना जिसके लिए लाभप्रद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे कि सेल फोन, मोटर गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकों, ठंडे पेय पदार्थों और जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग के जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई गई है और इन उत्पादकों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं और इन जो अधिकांश जो खरीदार हैं इन उत्पादकों को अधिकतर संपन्न वर्ग के ही लोग हैं और इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई हैं। और उसके बाद दूसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनी बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई है, जिससे कि यहाँ एक विदेश निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम पर भी कुछ दिया गया है। जैसे कुछ उदाहरण से देख लेते हैं। हाल के वर्षों में भारत की केंद्र एवं राज्य सरकारें भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही है। औद्योगिक क्षेत्र जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है उसकी स्थापना की जा रही है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडार, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता है। विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे दी है और आपने अध्याय 2 में देखा कि संगठित क्षेत्र की कंपनियों को कुछ नियमों का अनुपालन करना पड़ता है, जिसका उद्देश्य श्रमिक अधिकारों का संरक्षण करना है। और हाल के वर्षों में सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट देने की अनुमति भी दे दी है। अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय कंपनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है तो लोचदार ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखती है और कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर भी विदेशी कंपनियां अभी भी संतुष्ट नहीं है और श्रम कानूनों में और अधिक लचीलापन की मांग कर रही है। और दूसरा है कि अनेक शीर्ष भारतीय कंपनी बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई है और इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित भी किया है। इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के योग भी बनाए हैं। जैसे टाटा मोटर्स हो गया, ये मोटर गाड़ियां
जैसे इनोफोसिस हो गए IT, और रेनवैक्स यानी ये दवाइयाँ बनाता है, और उसके बाद एशियन पेंट्स ये पेंट, और उसके बाद सुंदर फास्टनर है यानी नट और बोल्ट के, और कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार भी कर रही है। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है, और भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आंकड़ा विशेष जैसे डाटा एंट्री है, उसके बाद लेखानुकरण है, प्रशासनिक कार्य है, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध है और विकसित देशों की निर्यात की जाती है। और उसके बाद जैसे छोटे उत्पाद प्रतिस्पर्धा करो या नष्ट हो जाए, उदाहरण के हिसाब से देखते हैं बढ़ती प्रतियोगिता के उदाहरण से देखें तो रवि को यह अपेक्षा नहीं थी कि उसे एक उद्योगपति के रूप में अपने जीवन की छोटी अवधि में ही संकट का सामना करना पड़ेगा। रवि ने सन 1992 में तमिलनाडु के एक औद्योगिक शहर होसूर में संधारित्री का निर्माण करने वाले अपनी कंपनी शुरू करने के लिए बैंक से ऋण लिया, और संधारित्री को इस्तेमाल ट्यूबलाइटों, टेलीविजनों सहित अनेक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में होता है। अब 3 वर्षों के भीतर वह अपने उत्पाद का विस्तार करने में सक्षम हो गया, और उसकी कंपनी ने 20 कर्मचारी काम करने लगे उसकी कंपनी में, और अपनी कंपनी चलाने में उसका संघर्ष तब प्रारंभ हुआ जब सरकार ने सन 2001 में विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार संधारित्रों के आयात पर से प्रतिबंधों को हटा दिया। और कुछ उसके मुख्य ग्राहकों में टेलीविज़न कंपनियां थी जो टेलीविज़न सेटों का निर्माण करने के लिए संधारित्रियों सहित विभिन्न पुर्जों थोकों से खरीदती और टेलीविज़न सेटों का निर्माण करती। किंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा ने भारतीय टेलीविज़न कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संयोजन कार्य करने के लिए विवश कर दिया, और उनमें से कुछ जब संधारित्री खरीदती थी तो वे इनका आयात करना पसंद करती थी, क्योंकि आयातीय सामानों की कीमत रवि जैसे लोगों द्वारा निर्धारित कीमत से आधी होती थी। और अब रवि वर्ष 2000 में निर्मित संधारित्रों से आधे से भी कम संधारित्रों का निर्माण करता है, और उसके लिए केवल 7 श्रमिकों पर ही काम कर रहा है। और रवि के अनेक दोस्तों ने जो हैदराबाद और चेन्नई में इसी व्यवसाय में है अपनी इकाइयां बंद कर दी है। बैटरी, संधारित्री, प्लास्टिक, खिलौने, डायरों और डेयरी उत्पादों एवं खाद्य तेल उद्योग कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे निर्माताओं पर कड़ी मार पड़ती है और कई इकाइयां बंद भी हो जाती है, जिससे के चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार भी हो जाते हैं। भारत में लघु उद्योग में कृषि के सबसे बड़े अधिक श्रम यानी 2 करोड़ नियोजित होते हैं। फिर एक और कहानी के हिसाब से समझाया गया है कि प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार। तो वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अधिकांश नियोक्ता इन दिनों श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद किया है। इसका अर्थ है कि श्रमिकों का रोजगार अब सुनिश्चित नहीं है। और जैसे कि अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देता है। अब विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएं खोजती है। और इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए भारतीय वस्त्र निर्यात अपनी लागत कम करने की बड़ी कोशिश भी करते हैं। चूंकि कच्चे माल पर लागत में कटौती नहीं की जा सकती, इसलिए नियोक्ता श्रम लागत में कटौती करने की कोशिश करते हैं। जहां पहले कारखाने श्रमिकों को अस्थायी आधार पर रोजगार देते थे, वहीं वे अब अस्थायी रोजगार देते हैं ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है और अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है। मजदूरी काफ़ी कम होती है और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। हालांकि वस्त्र निर्यातकों के बीच प्रतिस्पर्धा से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिलती है, परंतु वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया गया है। और जिसे कपड़ा श्रमिक के बारे में देखें तो 35 वर्षीय सुशीला ने
दिल्ली के एक वस्त्र निर्यातक उद्योग में एक श्रमिक के रूप में कई वर्ष तक काम किया। जब वह एक अस्थायी श्रमिक के रूप में नियुक्त थी तो स्वास्थ्य बीमा, भविष्य निधि एवं अतिरिक्त समय में कार्य करने के लिए दुगुनी मजदूरी की हकदार थी। जब 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में सुशीला की फैक्ट्री बंद हो गई तो वह 6 माह तक रोजगार की तलाश करने के बाद अंततः उसे अपने घर से 30 किलोमीटर दूर एक रोजगार मिला। अब कई वर्षों तक इस फैक्ट्री में काम करने के बावजूद वह एक अस्थायी श्रमिक है और पहले की तुलना में आधे से भी अधिक कमा पाती है। वह सप्ताह के 7 दिन सुबह 7:30 बजे अपने घर से निकलती है और 10 बजे तक काम करती है। एक दिन काम नहीं करने का अर्थ है उस दिन की मजदूरी नहीं मिलेगी और उससे अब कोई अन्य लाभ नहीं मिलता है जो पहले मिलता था। और उसके घर के समीप की फैक्ट्रियों को काफी अस्थिर ऑर्डर मिलते हैं और इसलिए वे इनकम वेतन भी मिलते हैं। उपयुक्त कार्य परिस्थितियों और श्रमिकों की कठिनाइयां भारत का अनेक औद्योगिक इकाइयों और सेवाओं के सामान्य बात हो गई है और आज अधिकांश श्रमिक संगठन और संगठनों ने अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में नियोजित हैं। भारत के आज अधिकांश श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में आयोजित हैं। यही नहीं, संगठित क्षेत्र में क्रमशः कार्य परिस्थितियां असंगठित क्षेत्र के समान होती जा रही है। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे कि सुशीला को अब कोई संरक्षण और लाभ नहीं मिलता है जिसका वह पहले उपभोग करती थी। उसके बाद फिर न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष के बारे में देखें। उपर्युक्त प्रमाण यह संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नए अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है और दूसरी ओर अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिलता है। चूंकि वैश्वीकरण अब एक सच्चाई है जो वैश्वीकरण की अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जा सकता है। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो। सरकार इसे संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। और अपने सरकार द्वारा किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में पढ़ा है और जैसे सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित क्रियान्वयन हो और श्रमिक को अपने अधिकार मिले। यह छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हो जाएं। यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है। यह न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा। और विगत कुछ वर्षों में बड़े अभिमानों और जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्याय संगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और सारांश के बारे में देखें। इस अध्याय में हमने वैश्वीकरण की वर्तमान अवस्था का अध्ययन किया। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। यह अधिकाधिक विदेशी निवेश और विदेश व्यापार के द्वारा संभव हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया के मुख्य भूमिका निभा रही है। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों की खोज कर रही है जो उनके उत्पादों के लिए ज्यादा सस्ते हो। परिणामतः उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा सके। देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। और साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधकों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है, जबकि वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता और कुशल, शिक्षित एवं धनी उत्पादक की लाभान्वित हुए हैं। परंतु बढ़ती प्रतिस्पर्धा से अनेक छोटे उत्पादक और श्रमिक प्रभावित भी हुए हैं। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों का सृजन करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में भी सभी को बेहतर हिस्सेदारी हो।